हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटिव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एकेयू फिक्स सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट का, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ने का नीड क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि आगे चल करके आप एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, और सिविल इंजीनियर का मेन पर्पस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाए वो सेफ रहे, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जो आपका सेफ भी रहे और जो आपका इकोनॉमिक भी हो। बट हम लोग को ये जानना है कि आखिर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में क्या जरूरत पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने का, किस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया मेरा ऐसा कंट्री है जिसका मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है कि इस पे एग्रीकल्चर पे है। इंडिया का भी अगर इकोनॉमिक का हम लोग बात करें तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको भी पता है कि किस एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे ज्यादा नीड जिस चीज की होती है वो है आपका वाटर। तो हम लोग इसमें यही बात करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग होगा उसमें हम लोग वाटर से रिस्पेक्टेड जितने भी चैनल्स वगैरह होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उन सारे स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गो टू द हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, जैसे हमने आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा फोर्थ सेमेस्टर में कि फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा क्या हो गया, स्टडी ऑफ फ्लूइड। और जनरली हम लोग किस फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें वाटर के बारे में। और वाटर के बारे में हमने क्या देख लिया कि वाटर का वेलोसिटी क्या होगा, कितना डिस्चार्ज आएगा, मींस हमने ये सारा पैरामीटर कि क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है डिस्चार्ज, तो ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब जो भी आपका फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका हो गया, गामा हो गया, म्यू हो गया, मतलब विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। तो ये सारा प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लो का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। तो फ्लो का प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी कितना होगा, किसी भी फ्लूइड का डिस्चार्ज कितना होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये तो जैसे आपको भी पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल वाले भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं। बट अब से जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो भी फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो स्पेशलाइज हो जाता है फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या इसका यूज है वही हम लोग समझते हैं। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी हमने पढ़ा है उसका यूज के लिए अब हम लोगों के पास तीन सब्जेक्ट आ जाता है। एक हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलॉजी, दूसरा हमारे पास हो जाता है इरिगेशन, और तीसरा हमारे पास हो जाता है ओपन चैनल फ्लो, जिसका आपके सब्जेक्ट में नाम क्या दे दिया गया है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। अभी देखिए, अभी हम लोग फ्लूइड के बारे में ये पढ़ लेते हैं क्या होता है, डेंसिटी, गामा, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब जब हम लोगों को पता है कि फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे ज्यादा नीड वाटर का होने वाला है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितना वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है और प्रिसिपिटेशन के थ्रू कितना वाटर और अर्थ सरफेस पे आ सकता है। मीन्स वाटर कितना अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, वाटर कितना अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे। वाटर कितना अवेलेबल है वो हमने पढ़ लिया। अब इरिगेशन जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, इरिगेशन सब्जेक्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारा फील्ड है, फील्ड में पानी का नेसेसिटी कितना है, वाटर का नेसेसिटी कितना है। तो वाटर का रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, वाटर का कितना रिक्वायरमेंट रहने वाला है, रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इरिगेशन में पढ़ेंगे। और जो हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, जिसको मैंने ओपन चैनल फ्लो बोला है, वो हमारा सब्जेक्ट ये बताएगा कि जो भी फ्लूइड आ रहा है उस फ्लूइड को कैसे हम लोग फील्ड पे पहुंचाएं। तो फील्ड पे पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक पैसेज बनाना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग चैनल बोल देते हैं या कैनाल वगैरह बना बोल देते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि जो उसका पैसेज होगा, उस पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितना वेलोसिटी होगा, कितना चार्ज होगा, उसका क्या डायमेंशन होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किस में, ओपन चैनल फ्लो में। तो ओपन चैनल फ्लो आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या कि वैसा चैनल जो ओपन हो और जिससे आपका फ्लो हो रहा हो। तो मीन्स इसी चैनल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे किस में, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया क्या, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का, कि आखिर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हमको पढ़ना क्या है। अगर बात करें इसके सब्जेक्ट के सिलेबस का, तो सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना टोटल 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पूरे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है बाउंड्री लेयर थियरी।
जो आपके पास सबसे पहला टॉपिक आता है वो आ जाता है बाउंड्री लेयर थियरी। अब बाउंड्री लेयर थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, v नॉट उसका इनिशियल वेलोसिटी है, या इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। मतलब इसका जो स्ट्रीम है बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, अभी कोई भी इसको रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। बट अचानक से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक सॉलिड प्लेट को रख देते हैं। अब ये सॉलिड प्लेट का कंडीशन क्या हो सकता है, आइदर ये मूव कर सकता है और ये रेस्ट में रह सकता है। अब जैसे ही फ्लूइड इस पे टकराएगा, जैसे ही फ्लूइड इस पे टकराएगा तो आपको पता है क्या कि ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, अगर हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि जो हमारा सॉलिड प्लेट है अभी अगर रेस्ट में है, अगर सॉलिड प्लेट जो हमारा है अगर रेस्ट में है, तो ये जो फ्लूइड मूव करते हुए आ रहा है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, मींस कोई भी जो बॉडी स्टेशनरी रहता है वो चाहता है कि उसके साथ जो भी बॉडी कांटेक्ट में रहे वो स्टेशनरी कंडीशन में रहे, और कोई बॉडी जो मूव करते रहता है वो चाहता है कि ये जो हमारे पास बॉडी है, मतलब जो मेरे पास जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से वो बॉडी भी मूव करे। तो ये बोला जा रहा है क्या कि ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, अभी जो फ्लूइड यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, प्लेट के रेस्ट में रहने के कारण यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मींस हम बोल सकते हैं क्या कि जो भी इसका सरफेस होगा, सरफेस पे आने के बाद सारे वेलोसिटी, सारे फ्लूइड का वेलोसिटी कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। अब इसके ऊपर का जो लेयर आएगा, इसके ऊपर जो फ्लूइड का लेयर आएगा वो बोलेगा क्या कि भाई जब हम मूव कर रहे हैं तो अभी मेरे साथ मूव करते जाइए, तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा, इसके साथ मूव करने लगेगा। अगेन इसके ऊपर वाला जो वेलोसिटी आएगा, वो ऊपर का वाला जो लेयर रहेगा वो और ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। सेम ऐसे ही सिमिलरली आपका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी मेरा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा, वेलोसिटी मेरा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि हर एक पॉइंट पे जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ वी नॉट मिल जाएगा। मींस जो आपका वी नॉट वेलोसिटी था, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, उसका 99% वेलोसिटी को ये लोग अचीव कर लेंगे। मींस इसके जितना भी अगर हम लोग लोकस ड्रॉ करें सारे उस पॉइंट का जिसका वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो उसको अगर उस लोकस को अगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो जो हमारे पास लेयर मिलता है, इसी लेयर को हम लोग बोल देते हैं क्या, बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर। और ये जो थिकनेस आ जाता है, इसी थिकनेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल देते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल देते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाउंड्री लेयर थियरी, बाउंड्री लेयर थियरी में यही हम लोग देखेंगे कि कैसे मेरा बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है वो कितने कितने तरह का होता है। तो अभी आपको पता है क्या, इनिशियली जो आपका वेलोसिटी का डायग्राम था वो ऐसे था, थ्रू आउट वेलोसिटी आपका क्या था, पार्टिकल का सेम था, और कितना वेलोसिटी था, वी नॉट था। बट इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी का डायग्राम बनाऊं तो आप क्या देख रहे हो कि इनिशियली तो रेस्ट में धीरे धीरे मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे पहुंचने के बाद मेरा वेलोसिटी कितना हो जाता है, तो अगेन यहाँ पे पहुंचने के बाद आपका वेलोसिटी हो जा रहा है 99% ऑफ 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वी नॉट। अगेन यहाँ पे भी 99% ऑफ वेलोसिटी वी नॉट हो जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि आपके पास कुछ एक इस तरह का डायग्राम बन के आ रहा है। मीन्स एक्चुअली में आपका वेलोसिटी का डायग्राम कुछ ऐसा हो रहा था, बट यहाँ पे आने के बाद आपने क्या देखा, वेलोसिटी का मेरा डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि जो अगर ओरिजिनली मेरा लेयर ऐसा था, फ्लूइड का ऐसा लेयर था, उसमें अब ऐसा बन गया, मतलब ये मेरा वी नॉट है, मतलब मान लेते 99% मतलब 0.99 जो वी नॉट आएगा उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली वी नॉट के अप्रोक्स अगर मान लें, तो इनिशियली जो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा था अब फाइनली ऐसा बन गया। मतलब इतना लिक्विड का लॉस हुआ है, इतना लिक्विड का लॉस हुआ है, मीन्स इतना मास का आपका क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए कितना हमको इस लेयर को उठाना पड़ेगा, यही सारा टॉपिक हमको, मतलब इसी सारे पॉइंट्स के बारे में हमको पढ़ना बाउंड्री लेयर थियरी में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, क्या होता है मेरा एनर्जी थिकनेस, इसके बाद हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे क्या कि जो मेरा बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या कि जो मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो बाउंड्री से सेपरेट हो जाए। मतलब इस टॉपिक में हम लोग और क्या पढ़ेंगे कि अगर मेरा फ्लूइड जो भी फ्लो करते हुए आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जो मेरा बाउंड्री को है बाउंड्री को छोड़ दे। तो आगे चल के हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बाउंड्री लेयर सेपरेशन।
तो ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे किसमें, बाउंड्री लेयर थ्योरी में। इसी के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स के बारे में, कि अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस सॉलिड पे कितना ड्रैग लगेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग इस टॉपिक में और क्या पढ़ेंगे, ड्रैग के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रैग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। अगर बॉडी मेरा मूव कर रहा होगा उस केस में कितना ड्रैग फोर्स रहेगा, अगर बॉडी मेरा स्टेशनरी रहेगा तो वो उस केस में कितना ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ये हमारा क्या था फर्स्ट टॉपिक, जिसको हमने बोल दिया क्या, बाउंड्री लेयर थियरी। उसके बाद आपका इस सब्जेक्ट का जो सेकंड टॉपिक आता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आखिर ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा होगा तो उस केस में आपने देखा होगा क्या कि जो मेरा कोई भी फ्लूइड हमने पढ़ा था, जब फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी मेरा फ्लो हो रहा है वो किसी पाइप के थ्रू हो रहा था। तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक पाइप है जिससे होकर के मेरा लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या देखा, जब आप पाइप फ्लो पढ़ रहे थे एफएम में, तो पाइप फ्लो में आपने क्या देखा था, फ्लो थ्रू पाइप या पाइप फ्लो में आपने क्या देखा था कि मेरा लिक्विड तभी फ्लो करेगा जब वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस होगा। मींस अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ का प्रेशर मेरा P1 है और यहाँ का प्रेशर मेरा P2 है, तो फ्लो मेरा तभी पॉसिबल है जब P1 मेरा ज्यादा होगा किससे, P2 से। मतलब फ्लो ऑलवेज अकर करेगा कहाँ पे, तो हाई प्रेशर लेवल टू लो प्रेशर लेवल की तरफ। तो ये हमने कहाँ पे देखा था, पाइप फ्लो में। बट आपको पता है क्या कि जब सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो आपका स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो जैसे ही हमने पाइप फ्लो में देखा तो पाइप फ्लो में क्या देख रहे हैं कि वहां पे आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा है। बट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि आपके लिए अनइकोनॉमिकल हो जाए। तो इसी को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमने एक नया स्टडी किया और वो स्टडी क्या कहलाया, ओपन चैनल फ्लो कहलाया। अब ओपन चैनल फ्लो में हम लोग क्या करते हैं वो देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई भी एक चैनल है जिसका जो स्लोप है वो कितना, हम लोग मान लेते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, थीटा डिग्री एंगल पे है। अगर इससे हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, और उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि ये जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ओपन टू एटमॉस्फेयर है मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका जो फ्री सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोल दिया कि जो भी मेरा ओपन चैनल फ्लो होगा उसमें जो आपका फ्री सरफेस होगा विल बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। जो भी आपका लिक्विड होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। हमने क्या किया कि इसका कोई एक कंपोनेंट का मतलब इसी लिक्विड में मैंने एक कंपोनेंट को लिया है। अब इसी कंपोनेंट को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या कि इस पे कितना वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी लग रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या इसके लिए कोई प्रेशर डिफरेंस हमको क्रिएट करने का जरूरत है क्या, जैसे हमने पाइप फ्लो में पढ़ा था। तो इस केस में आप देखिएगा क्या कि ये जो फ्लूइड कंपोनेंट हमने लिया है उस फ्लूइड कंपोनेंट का कोई एक अपना वेट होगा। अब आपको ही पता है क्या कि वेट हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो मैंने बोल दिया क्या कि ये इसका वेट है। वेट को मैं मान लेता हूँ क्या कि सपोज कीजिए कि जो कंपोनेंट हमने लिया है उसके वेट को हम लोग मान लेते हैं क्या, डब्ल्यू। अब आपको पता है क्या कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो अब अगर इस कंपोनेंट को मैं W मान रहा हूं तो अगर कोई भी कंपोनेंट जो इसके साथ 90 माइनस थीटा पे इंक्लाइन रहेगा तो, और थीटा अगर आपको पता है तो इसको हम लोग कितना लिख देते हैं, W cos 90 माइनस थीटा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, W sin थीटा। अगेन एक कंपोनेंट आएगा क्या इसके परपेंडिकुलर और वो कितना हो जाएगा, W sin 90 माइनस थीटा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, W cos थीटा।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो वेट का एक कंपोनेंट है, हमेशा इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा और उसका इफेक्ट कितना होगा, तो उसका इफेक्ट आप बोल सकते हैं क्या कि डब्ल्यू साइन थीटा होगा। मीन्स ये जो लिक्विड है वो बिना किसी भी प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट किए हुए डब्ल्यू साइन थीटा से हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। मतलब हमने क्या बोला कि कोई भी जो मेरा ओपन चैनल फ्लो होगा वो ओपन चैनल फ्लो अपने इस वेट के कंपोनेंट के कारण होगा, और चूंकि ये एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई एक प्रिज्मेटिक बार होता है, तो प्रिज्मेटिक बार में हमने क्या बोला था कि प्रिज्मेटिक बार में मेरे दो डायमेंशन होते हैं। अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा जिसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, इसको हमने क्या बोल देता है कि ये जो मेरा एक्सिस होगा इसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसके एक लॉन्ग जो भी फोर्सेज लगेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। और उसी तरह से हमने क्या बोला, जो मैं ब्लू मार्कर से आपको शो कर रहा हूँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो दोनों डायरेक्शन होते हैं, इन दोनों डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन दोनों डायरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं लैटरल डायमेंशन। और ये जो रेड वाला मार्कर हो गया जिसको हम लोग ब्लैक से फोर्स को शो किए थे, ये जो डायरेक्शन हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि जो भी मेरा ओपन चैनल फ्लो होगा, ओपन चैनल फ्लो में जो भी आपका फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, तो फ्लूइड के लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के कारण मेरा मतलब फ्लूइड के वेट के लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के कारण मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्लो इज ड्यू टू longitudinal component, flow is due to longitudinal component of the weight, मीन्स वेट के लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के कारण मेरा फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखा कि जो भी ओपन चैनल फ्लो होगा उसको ओपन चैनल फ्लो हम लोग तभी बोलेंगे जब उसका जो फ्री सरफेस होगा वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। मीन्स यहाँ पे भी आपको पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है और यहाँ पे भी कितना लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। अगर वही हमने देखा था क्या कि अगर पाइप फ्लो का हमने बात किया था, तो पाइप फ्लो में हमने क्या देख लिया था कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर क्या था, P2 था। तो प्रेशर अलग अलग था, मींस प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे था। तो जो भी हमने पाइप फ्लो में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पाइप में फिर मेरा फ्लो तभी पॉसिबल है जब वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो में, तो ओपन चैनल फ्लो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर जगह मेरा जो प्रेशर है वो सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। अभी आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के केस में हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर मेरा जितना इकोनॉमिकल हो सके सेफ के साथ साथ, पहला क्राइटेरिया ये होगा कि हमेशा सेफ हम लोग बनाएंगे। अब सेफ्टी के साथ साथ जितना इकोनॉमिकल हो जाए उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमको कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। हर जगह सेम प्रेशर होने के बावजूद भी उस फ्लूइड के अपने लॉन्गिट्यूडनल वेट के कंपोनेंट के कारण फ्लूइड में हमेशा फ्लो करता रहेगा। तो ये जो दोनों क्राइटेरिया हो गया, इस अगर कोई भी लिक्विड इस दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए फ्लो करेगा तो उस फ्लो को हम लोग बोल देते हैं क्या, ओपन चैनल फ्लो। तो आई होप अब ओपन चैनल फ्लो के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि ओपन चैनल फ्लो क्या होगा। तो ओपन चैनल फ्लो में हम लोग वैसे ही फ्लूइड के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे जो कैसा होगा, जिसका फ्री सरफेस हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। और दूसरा हमने क्या देखा कि वो जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो किसके कारण फ्लो करेगा, तो अपने वेट के लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के कारण। तो उसका जो वेट होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट के कारण फ्लूइड मेरा फ्लो करता रहेगा। तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, ओपन चैनल फ्लो बोल देंगे। अब इस टॉपिक में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जो ओपन चैनल फ्लो होगा, इसमें सबसे पहले हमने देख लिया क्या कि क्या होता है मेरा ओपन चैनल फ्लो। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि प्रेशर जो मेरा पाइप फ्लो होता है और ओपन चैनल फ्लो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है मेरा चैनल, क्या होता है कंड्यूट। तो चैनल, जैसे सब्जेक्ट का नाम है क्या, ओपन चैनल फ्लो। तो चैनल हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई भी पैसेज जिससे होकर के कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा उसको हम लोग चैनल बोल देंगे। अब चैनल मेरा दो तरह का हो सकता है, या तो चैनल मेरा ओपन भी हो सकता है और चैनल मेरा क्लोज भी हो सकता है। अगर ओपन चैनल का बात करें तो आप लोग रिवर देख रहे होंगे, तो रिवर से जो भी फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल ओपन है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा रिवर होगा वो ओपन चैनल फ्लो का एग्जांपल होगा। जो भी कैनाल वगैरह आप देखते हैं, कैनाल भी ओपन रहता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, तो कैनाल को भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो ओपन चैनल फ्लो होगा। अगर हम लोग बात करें पाइप फ्लो का, तो पाइप फ्लो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पाइप फ्लो जो मेरा होगा वो क्लोज फ्लो का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें ये देख लेंगे कि क्या होता है ओपन चैनल फ्लो और क्या होता है मेरा क्लोज फ्लो, या फिर मतलब बोल सकते हैं पाइप फ्लो। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्या कि मेरा चैनल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ चैनल में हम लोग पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ चैनल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि क्या होता है मेरा मतलब सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे मेरा चैनल दो तरह का हो जाएगा, एक को हम लोग बोल देंगे प्रिज्मेटिक चैनल और दूसरे को हम लोग बोल देंगे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो प्रिज्मेटिक चैनल का अगर बात करें कि तो प्रिज्मेटिक चैनल कैसा चैनल हो जाएगा, तो बोल देंगे क्या कि वैसा चैनल जिसका डायमेंशन थ्रू आउट द लेंथ क्या रहे सेम रह जाए, तो वैसे चैनल को हम लोग क्या बोल देंगे प्रिज्मेटिक चैनल बोल देंगे। तो सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक चैनल आ रहा था, ये मेरे पास कोई एक चैनल बहता हुआ आ रहा था, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन था वही डायमेंशन थ्रू आउट द लेंथ रहते जा रहा है, तो आप बोल सकते हो क्या कि एक मेरे पास प्रिज्मेटिक चैनल हो गया। तो जो भी हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं तो वो सारा का सारा चैनल कैसा होता है, वो प्रिज्मेटिक ही होता है। जनरली हम लोग कैसा चैनल बनाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि या तो हम लोग रेक्टेंगुलर बनाते हैं, या हमने कैसा चैनल बनाया या ट्रेपेजॉइडल बनाते हैं, या हम लोग कैसा चैनल बनाते हैं या हम लोग ट्रायंगुलर बनाते हैं, या कैसा चैनल हम लोग बनाते हैं तो या हम लोग सर्कुलर चैनल बनाते हैं। तो इन्हीं सारे चैनल्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये सारे चैनल आप लोग देख रहे हैं तो क्या देखें कि ये सारे जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ अगर मेरा सेम रह रहा है तो वैसे चैनल को हम लोग क्या बोल देंगे प्रिज्मेटिक चैनल बोल देंगे। अब प्रिज्मेटिक चैनल चूंकि मैन मेड होता है इसलिए ऐसे चैनल को और हम लोग मैन मेड चैनल भी बोल देंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रिज्मेटिक चैनल या मैन मेड चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल चैनल्स के बारे में। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल चैनल्स के बारे में। तो नेचुरल चैनल कैसा हो जाएगा कि जो आपका रिवर हो गया, जो आपका लेक हो गया, ये सारा क्या हो जाता है, ये सारा हो जाता है नेचुरल चैनल। तो जनरली इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है किसके बारे में, प्रिज्मेटिक चैनल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे हमारा चैनल कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक को हमने बोल दिया प्रिज्मेटिक चैनल, दूसरे को हमने बोल दिया नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। उसके बाद जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि बाउंड्री कंडीशन मेरा कैसा है, बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पे। बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं रिवर का, तो रिवर का मान लेते हैं कि विड्थ है, तो आपको पता है क्या कि फ्लूइड के वेलोसिटी के कारण हमेशा अगर रिवर मेरा लाइनिंग नहीं किया हुआ है, ऐसे भी आपको पता है कि रिवर को हम लोग लाइनिंग करते नहीं है, तो फ्लूइड के वेलोसिटी के कारण क्या होता है, इसका जो बेड होता है उसमें इरोजन होते रहता है। अब इरोजन होने के कारण क्या होगा, इसका विड्थ आपका बढ़ता रहेगा। अब विड्थ बढ़ेगा तो हो सकता है कि डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो जाए। अब डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो जाए उसके साथ साथ क्या देखते हैं कि जो अगर मान लें कि फ्लूइड मेरा फ्लो करते हुए आ रहा है तो अपने साथ कुछ कुछ सेडमेंट लाएगा और सेडमेंट को ला करके यहाँ पे क्या करते जाएगा, एक डिपॉजिट करते जाएगा। तो आप लोग क्या देखते हो कि जो इसका विड्थ है, जो इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है और जो इसका बेड स्लोप है, बेड स्लोप क्या होता है कि जो भी हम लोग कैनाल बनाते हैं तो उसका जो बेड होता है वो जितने एंगल पे बनता है उसी को हम लोग बेड स्लोप बोल देते हैं। तो रिवर किसी ना किसी एक स्लोप पे बना होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो उसका बेड स्लोप है, ये सारा पर जो सारे पैरामीटर हैं, इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि चैनल को हम लोग दो तरह से बांट देते हैं। क्या क्या, एक मेरा चैनल हो जाता है कैसा चैनल, एक हो जाता है फिक्स्ड चैनल, फिक्स्ड बाउंड्री चैनल। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में। अब मोबाइल बाउंड्री चैनल में क्या देखेंगे कि मोबाइल बाउंड्री चैनल मेरा क्या होगा, उसमें आपका विड्थ भी चेंज करते रहेगा। जैसे रिवर को देख रहे हैं तो रिवर में आपका विड्थ भी चेंज कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज कर रहा है, रिवर का क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर रहा है, रिवर का बेड स्लो भी चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा मोबाइल बाउंड्री चैनल होगा उसमें चारों का चारों पैरामीटर चेंज करेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा मोबाइल चैनल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। तो जो मेरा मोबाइल चैनल के बारे में पढ़ेंगे कि मोबाइल चैनल मेरा क्या होता है, उसका क्या क्या पैरामीटर चेंज करेगा, तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड बाउंड्री चैनल के बारे में। तो फिक्स्ड बाउंड्री चैनल क्या होगा, जो भी हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं तो जनरली वो लाइन कैनाल रहता है। अब लाइन कैनाल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि ना ज्यादा स्कोरिंग हो। अब स्कोरिंग नहीं होगा तो विड्थ तो आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, विड्थ मेरा कांस्टेंट हो गया। अब जो हम लोग बेड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो चैनल बनाया गया था, चैनल कुछ इस स्लोप पे बनाया गया था, तो ये बेड स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या देखा कि जो मेरा बेड स्लोप थीटा था या उसको हम लोग एस नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेड स्लोप मेरा क्या हो गया, वो भी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली बनाया एक लाइन कैनाल है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो अभी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर से ट्रापेजॉइडल हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया कि इसका क्रॉस सेक्शन भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप डिस्चार्ज ज्यादा दीजिएगा तो उस केस में आपका डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, अगर डिस्चार्ज कम दीजिएगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो कम रहेगा। तो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो हो सकता है कि आपका वेरी कर जाए, बट बाकी तीनों पैरामीटर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा फिक्स्ड बाउंड्री चैनल होता है, तो फिक्स्ड बाउंड्री चैनल में सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो मेरा वेरी करता है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ चैनल में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक के बारे में, फिर फिक्स्ड बाउंड्री चैनल और मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में। अब फिक्स्ड बाउंड्री चैनल के बारे में आपको समझ में आ गया क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 1 होता है, मतलब सिर्फ क्या चेंज करेगा, आपका सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज करेगा। और वहीं मोबाइल बाउंड्री चैनल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि सारा पैरामीटर, विड्थ भी चेंज कर सकता है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज कर सकता है, क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर सकता है और बेड स्लो भी चेंज कर सकता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में। उसके बाद एक और टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक और मेरा चैनल होता है, वो टॉप बिट्स के बेसिस पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। और अगर आपका टॉप बिट्स कांस्टेंट रहे या किसी एक रेगुलर पैटर्न से इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो वैसे चैनल को हम लोग बोल देते हैं चैनल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर उसका कोई एक रेगुलर पैटर्न से वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, तो वैसे चैनल्स को हम लोग बोल देते हैं क्या, चैनल ऑफ सेकंड काइंड। तो एक और टाइप हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टॉप बिट, ऑन द बेसिस ऑफ टॉप बिट। तो टॉप बिट के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि चैनल मेरा दो तरह का हो जाएगा, कौन कौन, तो एक हो जाएगा मेरे पास चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड और दूसरा हो जाएगा चैनल ऑफ सेकंड काइंड। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, चैनल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये सारे चैनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, चैनल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मैं एरिया को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर वो एक कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है, मतलब अगर मेरा एक कांस्टेंट आ जा रहा है या फिर एक कि अगर रेगुलर पैटर्न के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे चैनल को बोल देंगे चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर मेरा डी अपॉन डी वाई एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो मेरा चैनल ऑफ सेकंड काइंड है। जैसे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहीं पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक क्या है कि ये मेरा चैनल है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है। रेक्टेंगुलर चैनल में मान लेते हैं क्या कि इसका विड्थ ऑफ फ्लो मेरे पास बी है और इसका डेप्थ कितना है, वाई है। तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि एरिया मेरा कितना हो जाएगा, बी इंटू वाई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका बी क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट द लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो क्या कि थ्रू आउट द डेप्थ मेरा जो विड्थ है वो कांस्टेंट है। या फिर हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ट्रेपेजॉइडल चैनल होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा डेप्थ इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे डेप्थ आपका इंक्रीज करते जा रहा है, वैसे वैसे आपका विड्थ बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि या तो मेरा विड्थ जो हो जाए किसी पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे, तो ऐसे चैनल को हम लोग क्या बोल देंगे, चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर हम लोगों का जो विड्थ रहे वो अब जैसे सर्कुलर चैनल में देख लीजिए, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले आपका विड्थ इंक्रीज करते जा रहा है, बट हाफ पोर्शन के बाद फिर क्या देख रहे हैं कि विड्थ डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब आपको एक क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि विड्थ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ऐसे चैनल को हम लोग बोल देंगे चैनल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल में। अब इसी टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ चैनल के बाद दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। पहले मैं इन सब सारी चीजों को इरेज कर लेता हूँ। तो जो दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो दूसरा हमारा जो टर्म आएगा इसमें, इस टॉपिक में, वो आएगा, पहले हमने टाइप्स ऑफ चैनल देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, अब टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में क्या देखेंगे कि फ्लो मेरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो सबसे पहला जो टाइप आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो। दूसरे फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा जो टाइप होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनस्टेडी फ्लो। और एक और टाइप का जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसियली वेरिड फ्लो। स्पेसियली वेरिड फ्लो। अब आके देखते हैं कि इतने सारे टाइप्स ऑफ फ्लो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे टाइप्स ऑफ फ्लो होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि दो मेरे पास रिवर है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या कि ये मेरे पास रिवर का बेड 1 है, और इसको मैं मान लेता हूँ क्या कि ये मेरे पास रिवर का बेड क्या है, ये सेकंड रिवर। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इस रिवर से मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगेन यहाँ पे भी लिक्विड मेरा क्या होगा, फ्लो कर रहा है। अब देखिए,
अब क्या होता है कि अभी हमने जब एफएम पढ़ा था तो एफएम में मैंने आपको मतलब एफएम जब आप पढ़े थे तो वहां पे आपने देखा था कि फ्लूइड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी आपने क्या देखा था कि आपके पास डेंसिटी होगा, आपके पास गामा होगा, आपके पास रो होगा, आपके पास मतलब आपके पास म्यू होगा, आपके पास न्यू होगा, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारा कुछ टर्म आपने पढ़ा है किसमें, फ्लूइड में। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, ये मेरा जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया था कि ये मेरे पास फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। उसी तरह से क्या होता है कि एक फ्लो का प्रॉपर्टी होता है, जैसे क्या हो जाएगा कि डेप्थ ऑफ फ्लो आपका कितने रहने वाला है, आपका वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मतलब किस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सारे जो पैरामीटर हो जाता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि ये मेरे पास फ्लो पैरामीटर है। अब इसी फ्लो पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लो को डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने तरह का होगा तो फ्लो पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। तो फ्लो पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो मेरे टाइप्स ऑफ जो फ्लो होता है, एक स्टेडी हो जाता है, एक यूनिफॉर्म हो जाता है, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, अनस्टेडी हो जाता है, स्पेशली वेरिड फ्लो हो जाता है। तो अगर स्टेडी फ्लो का बात करें तो देखिए स्टेडी फ्लो को याद करने के लिए आपको यहाँ पे देखिएगा स्टेडी में क्या आ जा रहा है, सेकंड टर्म आ जा रहा है टी। तो हमने क्या बोला कि वैसा फ्लो जिसमें आपका फ्लो पैरामीटर आइदर y हो, v हो या q हो या डिस्चार्ज हो, ये सारा अगर कांस्टेंट रह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या हमने बोल दिया कि आपका फ्लो पैरामीटर आइदर वेलोसिटी हो, आइदर डिस्चार्ज हो या डेप्थ ऑफ फ्लो हो, अगर सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट है तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेडी वेरिड फ्लो बोल देते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि मान लेते हैं कि कोई मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास टाइम t1 पे हम फ्लूइड को देख रहे हैं और यहाँ पे टाइम t2 पे फ्लूइड को देख रहे हैं। तो अगर टाइम t1 पे हमने फ्लूइड को देखा तो यहाँ पे जो हमारे पास डेप्थ मिला y1 मिला, यहाँ पे भी जो डेप्थ मिल रहा है मान लेते हैं कि ये भी y मिल रहा है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो q मिल रहा है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, q मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी मेरे पास v मिल रहा है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v मिल रहा है। तो मतलब हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है, बट ऐसा मान लेते हैं कि इसी क्रॉस सेक्शन पे, इसी मैं पॉइंट ए ही पे बात कर रहा हूँ, अगर पॉइंट ए पे ही पहले हमने टाइम t1 पे देखा तो t1 पे आपको वेलोसिटी v, डेप्थ ऑफ फ्लो y और डिस्चार्ज कितना मिला, q मिला। अगर अगेन मैं टाइम t2 मतलब कि पहले 5 मिनट पे देखा था, फिर अब आ रहा हूँ 10 घंटे बाद और 10 घंटे बाद फिर से देख रहा हूँ कि पॉइंट ई पे मेरा डिस्चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितना है और डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है। तो डिस्चार्ज क्यू था, डेप्थ ऑफ फ्लो y था, वेलोसिटी v था। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे भी अगर आपका फ्लो प्रॉपर्टी सेम मिलता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देंगे क्या, स्टेडी फ्लो। और अगर वही डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर मान लेते क्या कि टाइम t1 पे जब हम लोग देख रहे थे तो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो जो मिल रहा था वो y1 मिल रहा था, वेलोसिटी v1 मिल रहा था, डिस्चार्ज q1 मिल रहा था। अब फिर से कुछ टाइम इंटरवल के बाद टाइम t2 पे आए, तो जब t2 पे आए तो हमने क्या देखा कि डेप्थ ऑफ फ्लो मेरा y2 हो गया, वेलोसिटी मेरा v2 हो गया, डिस्चार्ज मेरा q2 हो गया, मतलब y1 इज नॉट इक्वल टू y2 है, v1 इज नॉट इक्वल टू v2 है, q1 इज नॉट इक्वल टू q2 है। मतलब ये दोनों पैरामीटर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो अगर आपका फ्लो पैरामीटर जो भी आपका फ्लो पैरामीटर है, अगर फ्लो पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देते हैं अनस्टेडी फ्लो। और अगर फ्लो पैरामीटर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है तो वैसे फ्लो को हम लोग बोल देते हैं स्टेडी फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेडी फ्लो के बारे में कि और क्या क्या पैरामीटर होता है मेरा स्टेडी फ्लो का। उसके बाद हम लोग सेकंड जो टाइप देखते हैं वो होता है यूनिफॉर्म फ्लो। तो सबसे पहला हमने लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। पहला हमारे पास किसका हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब स्टेडी फ्लो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो यूनिफॉर्म फ्लो लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में। मीन्स अगर स्पेस मतलब क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन का बात करें, वाई डायरेक्शन का बात करें या जेड डायरेक्शन का बात करें, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं या तीनों डायरेक्शन में ही बात करते हैं, तो अगर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया या वेलोसिटी हो गया या डिस्चार्ज हो गया, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, क्यों, एस मतलब स्पेस। आप एक्स डायरेक्शन का भी बात कर सकते हो, वाई डायरेक्शन का भी बात कर सकते हो, जेड डायरेक्शन का बात कर सकते हो, किसी भी एक डायरेक्शन का बात कर सकते हो, तीनों डायरेक्शन का बात कर सकते हो, किसी दो डायरेक्शन का बात कर सकते हो। मीन्स कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप इसमें से ले सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका जो फ्लो पैरामीटर है अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर आपके पास कांस्टेंट रह जाए तो वैसे फ्लो पैरामीटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैसे फ्लो को क्या बोल देते हैं, वैसे फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो बोल देते हैं। और अगर मेरा स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर मेरा जो भी फ्लो पैरामीटर है वो कांस्टेंट ना रहे तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन ए था
अब हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन बी है। अब क्रॉस सेक्शन बी पे भी जब हम लोग आए तो क्या देख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो मेरा वाई ही रह रहा है, डिस्चार्ज मेरा क्यू ही रह रहा है, वेलोसिटी मेरा वी ही रह रहा है। मतलब क्रॉस सेक्शन ए पे भी क्रॉस सेक्शन बी पे भी मतलब थ्रू आउट द लेंथ, अभी एक डायरेक्शन का हम लोग बात करें तो थ्रू आउट द लेंथ अगर हमको सेम पैरामीटर मिलते जाएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये मेरा फ्लो जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। अगर यही फ्लो पैरामीटर अगर हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर देखने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए क्या कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मान लेते हैं क्या यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या देखिएगा कि पानी एक्युमुलेशन होना स्टार्ट होगा और पानी फिर और एक्युमुलेट होगा और एक्युमुलेट होगा, ऐसे ऐसे एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम लोग क्रॉस सेक्शन ए पे देख रहे थे, तो क्रॉस सेक्शन ए पे हमको कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है, वाई वी और क्यू मिल रहा था। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या देखिएगा कि आपका y1 कुछ और हो गया है, v1 कुछ और हो गया, मतलब y कुछ और हो गया है, v कुछ और हो गया है और q कुछ और हो गया। अगर यहाँ पे y था इसको y1 बोल देते हैं, यहाँ पे v है तो इसको v1 बोल देते हैं, यहाँ पे q है तो इसको q1 बोल दे रहे हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो कि सेक्शन ए पे आपके पास फ्लो पैरामीटर कुछ और है, सेक्शन बी पे फ्लो पैरामीटर कुछ और है। तो अगर आपका फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या बोल दिए कि अगर आपका फ्लो पैरामीटर चाहे वो डेप्थ ऑफ फ्लो हो, चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं रहे तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ही आगे चल करके आगे फर्दर सब डिवाइडेड किया जाता है टू पार्ट्स में, और वो पार्ट्स कौन कौन सा होता है, तो एक को हम लोग बोल देते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं ग्रेजुअली वेरिड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक हमारे पास आ जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और दूसरा हमारा आ जाता है रैपिडली वेरिड फ्लो। तो अभी हमने क्या देखा था कि कोई मेरे पास, मान लेते कि यही मेरे पास एक बेड था और बेड पे क्या था, लिक्विड फ्लो करते हुए आ रहा था, इनिशियल मेरे पास ये था। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, मान लेते कि एक स्लुइस गेट है अपने नाम। अब स्लुइस गेट क्या होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे आइएगा तब हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो मान लेते कि एक स्लुइस गेट है। अब स्लुइस गेट जब यहाँ पे जब आपका शटर बंद रहेगा तो फिर पानी यहाँ पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा। तो पानी मेरा धीरे धीरे क्या होता है, एक्युमुलेट होना यहाँ पे, क्योंकि फ्लूइड इधर से फ्लो करते हुए आएगा, यहाँ आएगा तो फ्लूइड मेरे यहाँ पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर, एक्युमुलेट होते रहेगा, एक्युमुलेट होते रहेगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब ये मान लेते हैं कि एक स्टेबिलिटी पोजीशन पे आ गया कि अब मेरा फ्लूइड क्या हो गया, स्टेबल ऐसा कंडीशन आ गया। तो इस केस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी कुछ और है, फ्लूइड का डेप्थ कुछ और है और यहाँ पे डिस्चार्ज कुछ और है। अगेन इस कंडीशन पे देखा तो हमने क्या बोल दिया कि फ्लूइड का वेलोसिटी मेरा कुछ और है, डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और है, डिस्चार्ज कुछ और है। तो अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका फ्लो पैरामीटर कांस्टेंट नहीं रहे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है, डिस्चार्ज भी चेंज कर रहा है, तीनों में से कोई एक भी पैरामीटर चेंज कर रहा हो, तो ऐसे फ्लो को हमने क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया। अब चूंकि आफ्टर स्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो, जब मेरा फ्लो स्टेबल कर जाएगा तो उसके बाद आप क्या देखिएगा कि इसी सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें कि आप चाहे t इक्वल टू t1 पे देखिए या t इक्वल टू t2 पे देखिए या किसी भी टाइम पे आके देखिएगा तो आपका वेलोसिटी v1 ही रहेगा, y1 ही रहेगा, q1 ही रहेगा। उसी केस में यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइम t1 पे भी देखिएगा तो v2 रहेगा जब फ्लो आपका स्टेबल कर जाएगा। जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लो आपका स्टेब्लिश कर गया, तब एस्टेब्लिश करने से पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जब चेंज कर रहा होगा तो उसमें तो कुछ अलग अलग होगा ही, लेकिन जब फ्लो आपका जो फ्लूइड है बिल्कुल स्टेबल हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो के बाद हम लोग टाइम इक्वल टू t1 पे देखिए या टाइम इक्वल टू t2 पे देखिए, तब भी आपका v2 और v1 और मतलब v2 y2 और q2 ही रहेगा, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी v2 रहेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो y2 रहेगा और डिस्चार्ज क्या रहेगा, q2 रहेगा। तो आपने क्या देखा कि टाइम के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है बट स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा उसको हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टेडी फ्लो। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आपके पास स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये कुछ लेंथ के बाद आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरा फ्लूइड है वो ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, यहाँ पे कुछ और है फिर और बढ़ते जा रहा है, मतलब कैसे वेरी कर रहा है, ये ग्रेजुअली वेरी कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो जा रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो रहा है। तो हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि अब इस गेट को हम लोग ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही आप गेट को ओपन कीजिएगा तो गेट के ओपन करने से क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस गेट को हमने ओपन कर दिया।
अब जैसे ही गेट को ओपन कीजिएगा तो आपको पता है कि आप फ्लूइड यहाँ तक आ गया तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण इस फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगा और फ्लूइड वापस से क्या आएगा, इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और फ्लो करके स्टार्ट करके वापस जो इसका इनिशियल लेवल है उस इनिशियल लेवल को गेन करना चाहेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा हाइड्रोलिक जंप? जब हम लोग रैपिडली वेरिएबल फ्लो पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला कि बहुत ही कम डिस्टेंस के बाद, बहुत ही कम डिस्टेंस में आप क्या देख रहे हो कि फ्लूइड के लेयर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जा रहा है। तो बहुत कम डिस्टेंस के बाद मेरा फ्लूइड के लेयर में वेरिएशन आ रहा है, मतलब ये जो फ्लूइड हो रहा है वो रैपिडली वेरी कर रहा है, बहुत तेजी से वेरी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रैपिडली। और ये मेरे पास क्या था, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है मेरा रैपिडली वेरिड फ्लो। उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो क्या बोलेंगे कि अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आपके पास फ्लो पैरामीटर है अगर वो कांस्टेंट नहीं रहे तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनस्टेडी फ्लो बोल देते हैं। अब स्पेशली वेरिड फ्लो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई एक चैनल बनाया है, अब चैनल में मान लेते हैं कोई एक क्रैक आ गया या फिर चैनल से ओवरफ्लो होने लग गया। तो उस केस में आप क्या देखिएगा कि जितना आप डिस्चार्ज दे रहे थे, जो डिस्चार्ज दे रहे थे वो फाइनल डिस्चार्ज के बराबर नहीं है। तो अगर डिस्चार्ज ही आपका कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि वैसा जहां पे आपका इनिशियल डिस्चार्ज और फाइनल डिस्चार्ज दोनों अलग अलग हो जाएगा तो उस केस में हम लोग वैसे फ्लो को क्या बोल देते हैं, स्पेशली वेरिड फ्लो बोल देते हैं। स्पेशली वेरिड फ्लो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग अपने सिलेबस में यहीं तक पढ़ेंगे कौन कौन सा फ्लो, तो स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। तो ये आपके पास क्या था, मॉड्यूल 2 था। तो मॉड्यूल 2 में हमने क्या देख लिया कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियम। इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियम के बाद जो आपके पास तीसरा चैप्टर आता है ये टाइप्स ऑफ फ्लो है, ये आपका तीसरा टॉपिक बन जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद ये आपका चौथा टॉपिक बन जाएगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। आपके पास पांचवा टॉपिक बन जाएगा, रैपिडली वेरिड फ्लो। या इसी चीज को हम लोग और क्या बोल देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिक जंप। तो आपके पास क्या बोलती है कि तीसरा टॉपिक आपके पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म फ्लो। चौथा टॉपिक कौन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। पांचवा टॉपिक कौन सा रहेगा आपके पास, रैपिडली वेरिड फ्लो। तो हम लोग ये टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। तो तीसरा टॉपिक आपके पास कौन सा रहेगा, तीसरा टॉपिक आप बोल सकते हैं सर कि मेरे पास यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा। तो तीसरे टॉपिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। अब यही जो यूनिफॉर्म फ्लो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एनर्जी इक्वेशन के बारे में। जैसे आपने एफएम में भी पढ़ा होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, उसी तरह से हम लोग जब यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मेरा स्पेसिफिक एनर्जी। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। स्पेसिफिक एनर्जी जो मेरा ई हो जाता है वो किसके बराबर होता है, वाई प्लस में वी स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। आगे चल के इसका हम लोग डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी का एक कर्व पढ़ेंगे। वहां से हम लोग देखेंगे क्या कि जो मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कुछ एक ऐसा कर्व प्लॉट कर रखता है। अब ये प्लॉट का हम लोग ये जो हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं इस ग्राफ का डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे इस टॉपिक में। तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस अगर हम लोग बात करें तो इस केस में इस एक्सिस को हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो लेते हैं और इस एक्सिस को हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो डेप्थ मिल रहा है, इस डेप्थ को हम लोग बोल देते हैं y1, इस डेप्थ को बोल देते हैं y2। तो आपने क्या देखा कि किसी एक पार्टिकुलर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो तरह का डेप्थ मिल रहा है। इन्हीं दोनों डेप्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट डेप्थ बोल देते हैं। या इन दोनों डेप्थ को जो एक पार्टिकुलर एनर्जी के मिलता है इसको हम लोग अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ, अल्टरनेट डेप्थ। तो इस केस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, उसमें क्या क्या इक्वेशन लगता है, एनर्जी का इक्वेशन पढ़ेंगे, अल्टरनेट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी में हम लोग और क्या पढ़ेंगे कि मेरा इकोनॉमिकल चैनल कौन कौन सा होता है। तो इसमें लोग और क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल चैनल के बारे में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिकल चैनल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर चैनल है और कोई एक सर्कुलर चैनल है। आप क्या देख रहे हो कि सेम बेटेड एरिया के लिए, मतलब मैं इतना एरिया का बात करूं, अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया का अगर बात करूं, इसका विड्थ b है, इसका एरिया ये है, सेम अगर मैं उतना ही एरिया का बात करूं तो उसका एरिया इसमें कुछ आएगा। तो क्या बोला जाता है कि जिसका पेरीमीटर जितना कम होगा फ्लूइड का वेलोसिटी उतना कम हो, मतलब फ्लूइड का वेलोसिटी उतना कम रिड्यूस होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बाउंड्री लेयर में क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट में
तो ये जो भी चैनल्स हैं, चैनल तो सारे रेस्ट में है, चैनल तो मूव करते नहीं है, उसी तरह से ये भी तो रेस्ट में है। तो इसके कॉन्टेक्ट में जो भी फ्लूइड आएगा वो उसके वेलोसिटी को क्या करना चाहेगा, रेस्ट में लाने की कोशिश करना चाहेगा। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी आपका रिड्यूस होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी रिड्यूस होगा उसके साथ इरोजन वगैरह का भी चांसेस बढ़ते जाता है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि चैनल आपका इकोनॉमिकल हो जाए, तो आप क्या चाहोगे कि जो आपका पेरीमीटर है वो जितना ज़्यादा कम से कम कॉन्टेक्ट में आए। तो वहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर हम लोग किसी भी टर्म में कोई भी हमारा फ्लो पैरामीटर है उसको वाई के टर्म में क्या देखेंगे कि डी अपन डी बी देखेंगे कि उसको हमको क्या करना है, मिनिमम कर देना होता है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा क्या कि डिफरेंशिएशन को हम लोग जीरो कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि कोई मेरा मतलब मोस्ट इफिशियंट चैनल क्या होता है। और मोस्ट इफिशिएंट चैनल्स के बारे में देखने के बाद हम देखेंगे उसका क्या क्या कंडीशन आता है डिफरेंट डिफरेंट चैनल के लिए। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या होगा, ट्रायंगुलर चैनल के केस में क्या होगा, या फिर मेरा जो सर्कुलर चैनल है उस केस में क्या होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के बारे में देखेंगे। उसी के बाद इन सारे चैनल्स का जो पैरामीटर उन सारे पैरामीटर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये हम लोग किस में स्टडी करेंगे, जो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा उस टॉपिक में स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। आइए देखते हैं कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हम लोग क्या देखेंगे। तो आपको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो करके टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो करके। ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का आपका टॉपिक रहेगा। अब इसी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आपको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ना है, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है मेरा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो रहा है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी इक्वेशन, यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे थे, तो यूनिफॉर्म फ्लो में हम लोग एनर्जी को कांस्टेंट माने थे, स्पेसिफिक एनर्जी लिए थे। उसी तरह से जब हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग फोर्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, उस फोर्स को स्पेसिफिक फोर्स बोल देते हैं। जैसे एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो डेप्थ आया था जिसको आपने अल्टरनेट डेप्थ बोल दिया था, उसी तरह से फोर्स के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास दो डेप्थ आएगा जिसको हम लोग कंजुगेट डेप्थ बोल देंगे। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा मेरा कंजुगेट डेप्थ। तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा कौन सा आ जाएगा, तो अगला टॉपिक आ जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसी में हम लोग हाइड्रोलिक जंप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता, मतलब इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम्प वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कोई एक चैनल है, अब चैनल को हमने क्या किया कि अचानक से इसके बिट्स में कुछ इंक्रीज कर दिया। जैसे आप लोग देखेंगे अगर हरिद्वार वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे लोग राफ्टिंग करते हैं, तो राफ्टिंग करते समय देखते हैं क्या कि लिक्विड फ्लो करते रहता है, अचानक से लिक्विड में जंप कर जाता है, तो वो जंप क्या कहलाता है, वही हाइड्रोलिक जंप है। तो वो सारी चीज भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में, कि क्या होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जब हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक फोर्स पढ़ने के बाद उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ होता है जिसको हम लोग अल्टरनेट डेप्थ बोल देते हैं, उसी तरह से स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग रो डेप्थ आएगा जिसको हम लोग कौन सा डेप्थ बोल देंगे, उसको बोल देंगे कॉन्जुगेट सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ। तो वहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इसमें जो मेरे पास डेप्थ आया था अल्टरनेट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ में क्या रिलेशन आएगा। तो ये सारा हम लोग किसमें पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में पढ़ेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मेरा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में भी स्पेशली हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो टॉपिक नंबर 5 रहेगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में। और इसी चीज को और क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक जंप बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोलिक जंप में और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लो मेरा कितने तरह का होता है। मतलब हाइड्रोलिक जंप जब होगा तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा एनर्जी लॉस कितना हो रहा है जंप में, कितना लेंथ रखना पड़ेगा चैनल को ताकि जो जंप हो तो जंप होने के बाद मेरा लिक्विड वापस से वहीं पे गिरे, क्या होता है मेरा एनर्जी डेसिपेटर। तो ये सारा टर्म्स हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जब हम लोग हाइड्रोलिक जंप टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो 5th टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोलिक जंप रहेगा। इसमें हम लोग इक्वेशन देखेंगे कि जंप का लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ जंप क्या होता है, उसके बाद जंप करने में कितना एनर्जी का लॉस होता है, आखिर जंप कब होगा, किस कंडीशन में मेरे पास जंप होगा, कि सुपर क्रिटिकल से क्रिटिकल में आएंगे तो सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो क्या होगा। ये सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो जब हाइड्रोलिक पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम लोग में क्या पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशनल फ्लो, कॉम्पिटिशनल फ्लो के बारे में।
इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो मेरा फ्लो होता है वो 12 टाइप का होता है। अब 12 टाइप का फ्लो कौन कौन सा होता है वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि किसको हम लोग बोल देते हैं क्या माइल्ड स्लो, मतलब कि माइल्ड फ्लो क्या क्या होगा। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लो कितने तरह का होगा। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक मेरा M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3 होता है। ये M1 M2 M3 क्या है। उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास एक S1 फ्लो होता है, एक S2 होता है, एक S3 होता है। हम लोग देखेंगे कि S1 S2 S3 क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि C1 फ्लो क्या है, C1 फ्लो क्या है, C3 फ्लो क्या है। उसी तरह से क्या देखेंगे कि मेरे पास A1 A2 क्या है, H1 H2 क्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा डिफरेंट डिफरेंट चैनल होता है। अब चैनल कैसे कैसे हो सकता है, क्या तो चैनल मेरा हो सकता है क्या बहुत ज्यादा इसका स्लोप हो। अगर बहुत ज्यादा स्लोप होगा तो ऐसे चैनल को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टीप स्लोप बोल देंगे कि मेरा स्टीप स्लोप है। और अगर स्टीप स्लोप से जो फ्लो होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टीप फ्लो बोल देते हैं। अब स्टीप फ्लो में आपके पास तीन कंडीशन आ जाता है। क्या बोल देते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा नॉर्मल डेप्थ लाइन है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल डेप्थ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। तो यहीं से हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग y1 बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको yc बोल देते हैं। तो अगर आपके पास yc ग्रेटर देन yn होता है, ये सारा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि स्लो, मेरे जो चैनल होगा वो स्टीप स्लोप होगा। और अगर यहाँ पे आपका जो डेप्थ फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, अगर इस लेयर से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, या हो सकता है कि इस लेयर से फ्लूइड फ्लो करे, या हो सकता है फ्लूइड आपका जो फ्लो कर रहा होगा वो इस लेयर से फ्लो कर रहा होगा। तो अगर यहाँ से फ्लो करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर स्टीप चैनल है तो एस, और इस रीजन को 1 बोल देते हैं, इस रीजन को 2 बोल देते हैं, इस रीजन को 3 बोल देते हैं। तो इसको बोल देंगे S1, इसको बोल देंगे S2, इसको बोल देंगे S3। तो इस तीन तरह का फ्लो आपके यहाँ पे हो जाएगा, S1 S2 S3। अब कैसे कैसे कंडीशन आएगा जब इस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। उसी तरह से हमने क्या बोल दिया कि जो स्लोप हो, बेड का स्लोप अगर बहुत कम हो, अगर स्लोप कम होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये मेरा कैसा स्लोप है, तो ये हमारे पास माइल्ड स्लोप आ जाएगा। अब अगेन माइल्ड स्लोप के केस में आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास CDL लाइन हो जाता है, ये आपके पास NDL का लाइन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास YC हो जाता है, ये Y1 हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि अगर YN ज्यादा हो YC से तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइल्ड स्लोप को बोल देंगे। अब माइल्ड स्लोप के केस में क्या होगा, हो सकता है कि फ्लूइड आपका यहाँ से पास करे, हो सकता है यहाँ से पास करे, यहाँ से पास करे। यहाँ से पास करेगा उसको M1 बोल देंगे, यहाँ से पास करेगा M2 बोल देंगे, यहाँ से पास करेगा M3 बोल देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है M1 M2 M3 क्या होता है। उसी तरह से देखेंगे क्या कि क्या होता है क्रिटिकल फ्लो। तो क्रिटिकल फ्लो में क्या बोल देंगे कि जो आपका नॉर्मल डेप्थ ऑफ लाइन होता है और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ लाइन होता है दोनों एक जगह हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं कि जो आपके पास नॉर्मल डेप्थ ऑफ लाइन है और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है दोनों YN किसके बराबर हो गया, YC के बराबर हो गया। तो इस केस में आपके पास एक रीजन 1 हो जाता है, 2 रीजन गायब हो जाता है, 3 रीजन आ जाता है। तो क्रिटिकल फ्लो है इसलिए इसको C से बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 एंड C3। तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि कब मेरे पास C1 फ्लो आएगा, कब मेरे पास C3 फ्लो आएगा। अगेन हम लोग क्या देखेंगे एडवर्स फ्लो के बारे में, एडवर्स स्लोप के बारे में। तो एडवर्स नाम ही बता रहा है, एडवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब अभी तक जो भी फ्लूइड कर फ्लो कर रहा था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अगर चैनल मेरा कुछ ऐसा आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तो फ्लूइड तो आपको बढ़ेगा ही नहीं, फ्लूइड मेरा क्या हो जाता है, चोक कर जाता है, ऊपर तो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ लाइन होता है वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, सिर्फ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ लाइन होता है तो ये रीजन 2 हो जाता है, ये रीजन 3 हो जाता है। ये आपके पास एडवर्स स्लोप है तो इसको क्या बोल देते हैं, A2 एंड A3। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी ये जो हमारे पास आ जाता है 1 तो चला जाता है, 2 और 3 हो जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, A2 A3 बोल देंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, S2 S3 सेम रह जाएगा। उसी तरह से एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल के केस में भी NDL आपका इनफाइनाइट पे चला जाता है तो सिर्फ आपके पास CDL बच जाता है। इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, तो S2 S3। तो सारे फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में, कॉम्पिटिशनल फ्लो जब हम लोग पढ़ रहेंगे तब। उसी तरह से इसमें और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कब हम लोग बनाएंगे। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है किसका, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे तब। तो ये तो आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसके बाद अगर इस सब्जेक्ट का और इम्पोर्टेंट का बात करें तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप कम पढ़ करके सिलेबस का लेंथ जो होता है, सिलेबस का लेंथ कम रहेगा बट उसको पढ़ करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल ओपन चैनल फ्लो है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, ये वैसा ही सब्जेक्ट है। आप इसमें कम पढ़ करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वैसा सब्जेक्ट पे आपको फोकस भी करने का ज्यादा जरूरत होता है क्योंकि कम पढ़ कर आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो। अल्टीमेटली आपका एम क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में जब हम लोग अपीयर हैं तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये बिल्कुल आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूलाज होगा और डायरेक्ट जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे आएंगे। तो अब सीधा फार्मूला पुट कीजिए, रिजल्ट लीजिए और नंबर पाइए। तो वैसे ही ऐसे सब्जेक्ट को मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ के ही जाना, तो वैसा सब्जेक्ट हो जाता है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात करें तो गेट में आपका इससे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ESE का बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, अगर प्री का बात करें तो प्री में आपका 4 to 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और अगर मेंस का बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ESE।
अगर कोई भी एई का बात करें, कोई भी स्टेट एईएन का अगर हम बात करते हैं, चाहे बीपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट एई का बात करते हैं, अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्पेशल वैकेंसी आया है, तब तो इससे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे वैकेंसीज भी हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं जो एई का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें भी आपको इसमें मान के चलिए कि 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग कन्वेंशनल एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको 1 to 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर जेई का बात करें तो जेई के एग्जाम में भी आपको इस सब्जेक्ट से 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जितना भी जेई लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको 3 to 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सिलेबस बहुत छोटा होता है, तो सिलेबस बहुत छोटा है इस सब्जेक्ट का, तो आप कम पढ़ करके भी इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम डायरेक्टली फार्मूला बेसिस पे आएगा, आप फार्मूला पे पुट कर करके इसको क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका एडवांटेज हो जाता है इस सब्जेक्ट का। और जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा तो अगर कहीं डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट में भी इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज आ जाएगा कि क्या होता है बियर बैराज वगैरह, डैम वगैरह कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या होता है स्पिलवे, तो ये सब क्या होता है स्लूइस गेट। तो ये सारा स्ट्रक्चर जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो अगर आप साइट पे जाते हो तो फिर बहुत आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यही हमारा सिलेबस है। तो अगले दिन जब भी हम लोग मिलेंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए।